नमस्कार। आज पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे समृद्धि इंस्टीट्यूट चैनल पर। आप सभी शिक्षार्थियों का हम स्वागत करते हैं कि हमारी जो क्लास है बाल विकास की, उसमें आप सब ज्वाइन करें और अपना पेपर पेन लेकर के तैयार हो जाएं। हम शुरू कर रहे हैं आज का पहला सवाल और इसी सीरीज का अगला सवाल। तो हमारा आज का पहला सवाल कहता है कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा कि बच्चे जो विद्यार्थी है उसके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्या उसके लिए सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, सहशिक्षण में सभी बालक साथ साथ बैठे केवल यही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, या अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण। यही सबसे महत्वपूर्ण हमको विकल्प आ रहा है कि हमारा जो विकल्प है ऑप्शन नंबर डी यही सही हो जाएगा कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए, अध्यापक की भूमिका और विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए। हम चलते हैं आज के अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। यहाँ उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। क्या करेगा कि शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, या सहसहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास होगा। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। खेल क्यों जरूरी है, ये हमारा यह सहयोग करेगा और शारीरिक संतुलन का भी इसके साथ क्या विकास होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें भी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि जिस प्रक्रिया में एक व्यक्ति दूसरे के परिवार को देखकर सीखता है या न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरों को देख करके या दूसरे परिवार को देख करके सीखता है, न कि खुद अनुभव करता है। वह कौन सी प्रक्रिया है। वह सामाजिक अधिगम है, अनुबंध है, प्रयोगात्मक अधिगम है, आकस्मिक अधिगम है। तो हम जिस समस्या को दूसरे के परिवार को देखते हैं वह समाज में होता है। क्या होता है, समाज में होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सामाजिक अधिगम हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। जो एक शिक्षक है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य को कैसे विकसित कर सकता है। उसको महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर कि बच्चों हम माने कि किसी महान व्यक्ति के बारे में कोई वाक्य सुना करके, कविता सुना करके, या फिर अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके कि बालक अनुशासन में रहें, क्या करें क्या ना करें, आदर्श रूप में वार्ता करके, उन्हें अच्छी कहानियां सुना करके, ये तो नहीं हो सकता। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य को कैसे विकसित करेगा, आदर्श रूप से स्वयं वार्ता करके। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कहता है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान ने जो अधिकांश छिपी रहती है एवं उसे चेतन के 3 स्तर है। इसमें हो जाएगा गुणात्मक सिद्धांत, प्रकारात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत और व्यवहारात्मक सिद्धांत। हमारा कौन सा हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है ये है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं आज के अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि मन का मानचित्र संबंधित है। जो मन है उसका मानचित्र किससे संबंधित है। तो इसके लिए बोध या समझ बढ़ाने की तकनीक है। मन में जो चित्र आता है क्या बोध और समझ बढ़ाने की तकनीक है। ये साहसी कार्य की क्रिया में योजना से है, मन का चित्र बनाने से है, या मन की क्रियाशीलता पर अनुशासन से है। मन की क्रियाशीलता की अनुशासन से अनुसंधान से है। तो मन की क्रियाशीलता की अनुसंधान से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा कहता है छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन पाठन का नहीं है। जो छोटा सा बालक है उसके अंदर ये पठन पाठन का कौन सा लक्षण नहीं है। इसके लिए हम कहेंगे कि पठन पाठन की गति एवं प्रवाह में कठिनाई। छोटा बालक है क्या इतना तेज से पढ़ लेगा, या प्रवाह में कठिनाई, बहुत तेज से जल्दी पढ़ लेगा। यही ऑप्शन नंबर हमको गलत लग रहा है। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। छोटा बालक है उसको पठन पाठन में तो कठिनाई होगी ही।
फिर सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। हाँ, छोटा वाला को कैसे एकदम सुसंगत वर्तनी कर लेगा, ये छोटा एक मात्रा बड़ा एक मात्रा कैसे एकदम फिक्स कर लेगा, कहीं ना कहीं तो गलती कर देगा। वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, ये भी है। ये जो तीनों है ये सभी लक्षण यानी कठिनाई के हैं। केवल कौन सा नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर ए, पठन पाठन एवं गति प्रवाह में कठिनाई, ये वाला नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कहता है कि भारतीय समाज में बहुभाषिक विशेषता को डैश डैश के रूप में देखना चाहिए। हम जो है बहुभाषिक विशेषताओं को एक संसाधन के रूप में जानते हैं कि हमको बहुत सी भाषाएं एक साथ सीखने को मिलती है। तो हम पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए कहता है कि विद्यालयी जीवन में समृद्धि को बनाने के संसाधन के रूप में। हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ही सही होना चाहिए, लेकिन अगला पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता को चुनौती के रूप में, क्या उसको हम केवल चुनौती के रूप में देखेंगे कि ये हमारे लिए एक चुनौती है। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, कि जो हमारा ये संभव संसाधन है क्या वो जटिल है या कठिन है, ये सब नकारात्मक सवाल है। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बाधा के रूप में। बाधा जो है ये भी नकारात्मक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि जो भाषा जो है ये हमारे संसाधन के रूप में होती है। अब हम चलते हैं आज के अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। एक जो शिक्षक है उसको किसमें संपन्न होना चाहिए, क्या उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए। भाई इससे शिक्षक का क्या संबंध है, उसके पास संबंध धन संपदा है या गरीब है, या उसका संबंध उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए या अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। भाई वो नेतागिरी करने आया कि पढ़ाने आया, उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ये ऑप्शन सही है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। जो विद्यालय शिक्षक आ रहा है उसके पास क्या होना चाहिए, जो उसका बालक पूछ रहा है उसके सवाल का पर्याप्त जवाब देने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कर रहा है कि व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो व्यक्तिगत विद्यार्थी है, अलग अलग विद्यार्थी है, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है। कैसे, विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में। तो इसमें ऑप्शन नंबर किसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विकास की दर जो है सबकी अलग अलग होती है। व्यक्तिगत जो विकास की है वे अलग अलग होती है। हम चलते हैं आज के अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य है। ये सवाल लगता है हम लोगों का एक बार हो चुका है। इसका सही उत्तर होता है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर कि मूल्यांकन का उद्देश्य है। भाई हम जो मूल्यांकन करते हैं किसी का, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना, कि जो धीमा बालक है और जो प्रतिभाशाली बच्चे उसको लेबल करना, या फिर जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, या फिर अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना, या फिर उत्पादन जीवन जीने के लिए किस सीमा तक तैयार कर पाई है को प्रतिपोषण प्रदान करना। हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा कि उनको क्या करना है, उत्पादन जीवन जीने के लिए उन्हें शिक्षा की किस सीमा तक तैयार की गई है उसका पुष्टि पोषण प्रदान करना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हम चलते हैं आज के अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। हम जो बालक आते हैं उनको रुचि बनाए रखने के लिए कि उनका मन क्लास में पढ़ने में लगता रहे, उनसे बीच बीच में प्रश्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उनसे प्रश्न करते रहना चाहिए। इसलिए अब श्याम पट्ट का प्रयोग हो सकता है, लेकिन इतना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। चर्चा भी करना नहीं, कहानी सब ठीक है, उनसे क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। हम चलते हैं आज के अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कि जो बालक के ऊपर जो दबाव पड़ रहे हैं पढ़ाई के या परीक्षा के, उसको कैसे कम किया जाए। कम अवधि की परीक्षाओं का अंतरण, ठीक है। विद्यालय शिक्षण में विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये दबाव कम करती है। हमारा सबसे अधिक दबाव क्या होता है, कम अवधि की परीक्षाओं का अंतरण। सबसे अधिक क्या होता है कि जल्दी जल्दी परीक्षा जो होती है उनके ऊपर दबाव बनाए रहता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम चलते हैं आज के अंतिम सवाल पर। हमारा अंतिम सवाल क्या कह रहा है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का
यह दृढ़ विश्वास है कि जो शिक्षा शास्त्र है उसका विवेचनात्मक रूप में कौन सा विश्वास है। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशनात्मक नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा किस लिए आता है, उसको स्वतंत्र रूप से तर्क करने दो ना भाई। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं ये अप्रासंगिक है, ये भी गलत हो जाएगा। कि शिक्षार्थियों के अनुभव एवं प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। यही ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाए, ये भी गलत हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, शिक्षार्थियों का अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, हमारे चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इससे अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।